बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की यकीन दहानियां, दहशतगर्दों की कार्रवाइयां। यूं लग रहा है कि जैसे इलेक्शन सिर्फ दो जमातें ही लड़ रही हैं। एक माह के दौरान चौथा जलजला, पाकिस्तानियों के छक्के छूट गए। साइंसदान ऊपर तले आने वाले जलजलों की तौजीह जानते हैं। गौर तो किया जाए, तवातुर से आने वाले जलजले बता रहे हैं खुदा खामोश नहीं है। कराची में हमजा का कत्ल बता रहा है नौजवान नस्ल खराफात का शिकार हो रही है। समाजी निजाम के रखवालों को अपने आमाल का जायजा लेना होगा। इंतखाबात में 10 दिन रह गए हैं, मगर लग यूं रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ दो जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं। इंतखाबात में असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। आज नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ताजरों से खिताब किया तो सरगोदा में भी बड़े जलसा आम का पिंडाल सजाया। इससे पहले वो भावलपुर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, एबटाबाद और मनसेरा में बड़े जलसे कर चुके हैं। शहबाज शरीफ भी जोश खिताबत से इंतखाबी माहौल गरमा रहे हैं। दहशतगर्दी के खतरात किसी दौर के लिए औरों के लिए होंगे। आज लाहौर में ट्रैफिक जाम हुआ तो शहबाज शरीफ गाड़ी छोड़कर रिक्शों में इंतखाबी मुहिम चलाने निकल खड़े हुए। यही हाल इमरान खान का है। आज वो बलूचिस्तान में थे जहां उन्होंने लोरालाई, सिब्बी में जलसों से खिताब किया। इसके बाद इमरान खान ने सिंध के शहर जैकबाबाद में भी जलसा किया। इमरान खान पंजाब में भी तूफानी जलसे करके आए हैं। मियांवाली में तो इमरान खान एक दिन में 6 जलसे करके सबको हैरान कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ समझ रही है कि मुकाबला इन दोनों के दरमियान है, इसलिए दोनों एक दूसरे को ही तनकीद का निशाना बना रहे हैं। दोनों के जलसों को देखकर पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और एएनपी के दिल जल रहे हैं। इन तीनों जमातों को तालिबान ने दहशतगर्दी के जरिए दीवार से लगा दिया है, लेकिन तीनों पार्टियां इंतखाबात का मैदान खाली छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आज एमक्यूएम ने हिम्मत दिखाते हुए हैदराबाद में बड़ा जलसा किया, लेकिन अभी उसे कराची में जलसे की हिम्मत नहीं हो सकी। हैदराबाद के जलसे से खिताब करते हुए एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी की तायीद करते हुए दहशतगर्दी की जंग को अपनी जंग करार दिया। इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान एएनपी का हुआ है। 5 साल में बशीर अहमद गलोर जैसे लीडरों समेत इसके 800 से ज्यादा कारकुन इस दहशतगर्दी की नजर हो चुके हैं। अब एएनपी असफंदियार वली को एक जलसे के बदले हमेशा के लिए खोने के लिए तैयार नहीं। यही हाल पीपल्स पार्टी का है, जो जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के बाद किसी और बड़ी शख्सियत को खोना नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो तो दूर की बात, दूसरे तीसरे दर्जे की क़यादत के जलसे भी नापैद हैं, क्योंकि दहशतगर्दी अपना खूनी खेल खेल रही है। आज शिकारपुर में नेशनल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ तो हरनाई में जमीयत उलमा इस्लाम के जलसे को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। पेशावर में एएनपी के उम्मीदवार अरबाब नजीर खान भी बम धमाके से बच गए, लेकिन इलेक्शन तो होना है। आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी कह चुके हैं कि कोई शक में ना रहे, सिंध की निगरान हुकूमत इंतखाबात के दौरान कराची में फौज की तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख चुकी है, जिसका मुतालबा 17 जमातों ने किया था। सिंध हुकूमत के मुताबिक कराची में फौज की तैनाती इलेक्शन से कबल 48 घंटे में हो जाएगी, जबकि बाकी अजला में सिविल इंतजामिया की दरखास्त पर फौज को क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। सवाल यह है कि एएनपी, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद जो इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे रहा है, इंतखाबात के बाद इसके नताइज को कैसे तस्लीम करेगा। इस पर बात होगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर शाहिद मसूद, स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब, ये जो बात होने लग गई है अब कि एंटी तालिबान, प्रो तालिबान फोर्सेस बन चुकी हैं, तालिबान अपना वज़ीर आज़म लाना चाहते हैं, आपको इसमें कितनी हकीकत नजर आती है? देखिए समझिए, ऐसे ही मेरे ख्याल से इलेक्शंस का एक मंत्रा है, क्योंकि सिलेक्शन तो 2007 में हुआ था और वो हम सब जानते हैं कि उस इलेक्शन से पहले 6-8 महीने पहले सबको पता था कि किसने गवर्नमेंट में आना है, कि एनआरओ बाकायदा हुआ था प्रॉपर और मोहतरमा की शहादत हो गई, लेकिन वो सिलसिला आगे चलता रहा। दूसरी बात, ये जो बात हो रही है इस वक्त के लिबरल जमातें, हुक्मरान जमातें, तो इसमें आप ये देखें कि एक तो ये टर्म्स ऑब्सोलीट हो गई हैं, राइट विंग और लेफ्ट विंग की टर्म्स अब यूज़ नहीं करती दुनिया, और इन हुकूमती इत्तेहादियों ने मुस्लिम लीग काफ को बेचारों को निकाल दिया साइड पे, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा एक अजीब वाक़या होता कि परवेज इलाही और चौधरी शहबाज साहब को भी साथ लाते और कहते हैं ये भी लिबरल हैं। तो वो जो जलजला आ रहा है मेरे ख्याल से वो लेनिन और मार्क्स की रूहें और फैज साहब की वो फड़फड़ाती हैं ऊपर कि ये क्या हो गया। बात देखें ये है सारी कि इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट दुनिया की और पाकिस्तान की
टोटल आउट है इस पूरे सिस्टम से। जबकि ये कहा गया है उनकी जानिब से, कहा गया इनको जब भी कहते हैं ना, तो ये इसका मतलब है कि इनको कोई लाइन मैसेज ये आ रहा है। मेरी एक पार्टी के, इन्हीं में से एक पार्टी के बहुत अहम लीडर से बात हुई, उन्होंने कहा हमें ये मैसेज आया है कि जी देयर इज नो मैसेज, ये मैसेज आया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और बाहर की पावर्स भी इनको कोई बिठा के इनकी सुलह सफाई करके हुकूमत नहीं दे रही, होगी फ्री इलेक्शन होगी। फर्स्ट टाइम हो रहा है पाकिस्तान में। ये जो बात करें ना प्रो तालिबान और एंटी तालिबान, आप ये बात ध्यान में रखें कि सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने मारा। सद्दाम हुसैन क्या प्रो तालिबान था? सद्दाम हुसैन मशरिक़ वुस्ता का सबसे सेकुलर आदमी था, बाथ पार्टी, आप तो खुद हिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी वो बाथ पार्टी, उसको मारा भी, उस पर केस भी चलाया कि उसने केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए थे शिया पॉपुलेशन पे। कद्दाफी इंतहाई सेकुलर, यानी ऐसा सेकुलर सोशलिस्ट, उसने ग्रीन बुक लिखी पूरी, यानी सबसे ज्यादा जुलूस के साथ था। तो ये बातें करना कि जी वो कोई प्रो तालिबान है, कोई ये नजरिया है, हम लिबरल हैं, सेकुलर हैं, ये तो बादशाह सलामत जब इनकलाब आया 1789 वाला, 1789 और 99 के बीच में, तो फ्रांस का बादशाह, जो बादशाह के साथ होते थे वो राइट विंग कहलाता थे, दरबार में जो लेफ्ट, जो बादशाह के खिलाफ थे वो लेफ्ट विंग। वो अभी तक मेरे ख्याल से ये सियासी पार्टियों को समझ नहीं आ रही, ये तफरीक यहाँ पर नहीं है। मतलब देखिए ना, अब सर मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँ, ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट ओथ किस पे लेता है? बाइबल पे। सबसे बड़ा दुनिया का सेकुलर वो बाइबल पे, मे गॉड बी विद अस आखिर में, हालांकि उनके ओथ में नहीं है, वो भी हाथ उठा के बाइबल पे ओथ लेता है। अच्छा, आप ब्रिटेन में आर्च बिशप को निकाल दें जी। अच्छा, ये बताइए कि अब ये जो कहा जा रहा है इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रही है, तो इंतखाबात के बाद फिर जो नतीजे आएंगे, क्या ये पार्टीज मानेंगी? नहीं, असल में तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद पार्टियां सरेंडर कर गई हैं और ये खुद ही इसको बेस बना के कि जी वहाँ पटाखा चल गया, हम डर गए, यानी ये आप सोचिए ना, मतलब तो लोग तो इनके मारे जा रहे हैं, अवामी नेशनल पार्टी निशाना तो है ना। 5-7 हजार लोग शहीद हुए हैं कराची में पिछले 5 सालों में, ठीक है ना, ये तो फिगर्स है ना आपके सामने। तो कराची का लॉ एंड ऑर्डर तो साल से एक इशू है। एएनपी की गवर्नमेंट अभी गई है, पेशावर में तो पिछले 10 सालों से मसाइल हैं। अब एकदम से 1 महीना या 10 दिन पहले आके कहना कि जी वाकयात हो गई, ये वाकयात एक तसलसल है। कराची बदमनी केस, बलोचिस्तान बदमनी केस, जो पंजाब के अंदर, इवन पंजाब के अंदर आप देखिए श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ, यहाँ पे ISI के ऑफिस पे अटैक हुआ, इवन बीबी की शहादत पिंडी में हुई, मोहतरमा की शहादत पिंडी पंजाब में हुई। तो ये मेरा ख्याल है, ये कहना सबको इलेक्शन में जाना चाहिए, और ये कह चुके हैं कि इलेक्शन में सब जमाते जाएंगे और इलेक्शन रिजल्ट सब आएंगे, तब देखा जाएगा क्या होता है। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए स्टूडियो में हमारे साथ बात की। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। 1 माह के दौरान चौथा जल्जला, पाकिस्तानियों के छक्के छूट गए। साइंसदान ऊपर तले आने वाले जल्जलों की तौजी जानते हैं। आज 11:57 पर लाहौर समेत मुल्क के बाला इलाकों में जल्जले के झटकों ने लोगों को हिला कर रख दिया। ये 1 महीने में आने वाला चौथा शदीद जल्जला है। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई, जिसके झटके पेशावर समेत पूरे खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, कोटली, आजाद कश्मीर और मुजफ्फराबाद में भी महसूस किए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक जल्जले की जेर जमीन गहराई 10 किलोमीटर, जबकि मरकज जम्मू से 88 किलोमीटर दूर मशरकी जम्मू था। जदीद नजरिए प्लेट टेक्टोनिक्स के मुताबिक हमारी जमीन मुख्तलिफ प्लेट्स पर वाक़ है। इन प्लेट्स में ज़ेरे जमीन मादे मैग्मा के पिघलने से हरकत पैदा होती है। जल्जला इसी वजह से पैदा होता है। पाकिस्तान में 1 महीने के अंदर चौथी बार जल्जला आया है। इसकी क्या वजह है, इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं डायरेक्टर सेस्मिक महकमा मौसमियात जाहिद रफ़ी। जाहिद रफ़ी साहब, 1 महीने में तकरीबन 10 जल्जले आए हैं, जिनमें 4 शदीद जल्जले थे। ये इतनी मुतवातर से क्यों आ रहे हैं? एक्चुअली इसकी जो रीज़न हमें समझ आती है वो ये कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारा एरिया जो है वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। और इस एरिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, समझ लीजिए कि वो अर्थक्वेक के साथ ही रहती है। और ये जो 16 तारीख को ईरान में अर्थक्वेक आया है, बिल्कुल साउथ ईस्ट ऑफ ईरान, जो कि हमारे पाकिस्तानी ईरान बॉर्डर के बिल्कुल करीब था, जो 8.0 मैग्नीट्यूड था, और कुछ एजेंसी ने 7.9 भी दिया है जी। जब इतना बड़ा अर्थक्वेक किसी रीजन में आ जाए तो पूरे रीजन की जो नीचे जियोलॉजिकल और फॉल्ट सिस्टम होता है वो ट्रिगर हो जाता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि साथ ही अफगानिस्तान में 20 तारीख को आया अर्थक्वेक, और फिर उसके बाद जो है आज 1 मई जो है या ईस्टर्न कश्मीर जो कि इंडिया का इलाका है, यहाँ पे भी क्वेक्स आना शुरू हो गए।
ये बताएं, अभी मजीद आ सकते हैं और वो शदीद भी हो सकते हैं, इनसे भी ज्यादा? देखें, ये जो हिली एरिया है जैसे ईस्टर्न कश्मीर है, यहाँ पे तो अभी तक 9 आफ्टर शॉक्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। और बल्कि इसमें सरप्राइजिंगली हमारे लिए चीज़ थी कि कल 2:42 पर बिल्कुल इसी जगह पे 3.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जो कि इसी बड़ा अर्थक्वेक जो 5.8 का है इसका पेश खेमा बना। और उसके बाद से देख लीजिए अब तक जो है वो 9 क्वेक्स आ चुके हैं और मजीद हम जो है इसी एरिया में, ये ईस्टर्न कश्मीर का एरिया जो जम्मू के पास है, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ और आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। आफ्टर शॉक्स होंगे, लेकिन ज्यादा शदीद ज़लज़ले का तो कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि कहा जाता है पेशगोई की नहीं जा सकती। तो फिर किन इलाकों को ज्यादा खतरा है? देखें, ये पेशगोई इस तरह है कि जब हम जानते हैं कि हमारे एरिया में ये सारा पोटेंशियल मौजूद है, और जब पोटेंशियल मौजूद है और वहाँ पे क्वेक्स जो है वो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, तो फिर ये कहना है कि पेशगोई की जा सकती है या नहीं की जा सकती, मेरे ख्याल में ये बेमानी होता है। जब हमें मालूम है कि इस एरिया में क्वेक्स आते हैं और इस लेवल के आते हैं, तो फिर हमें उस हिसाब से भी अपने आप के अरेंजमेंट्स जो है वो करने चाहिए, जिसे हम प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स कहते हैं। मसलन उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम देखते हैं कराची जैसा शहर, वहाँ तो ज्यादातर आबादी फ्लैट्स में रहती है, कई मंजिला हैं, वहाँ तो बहुत ज्यादा खतरा होगा इन ज़लज़लों से। देखें, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आप अपनी पॉपुलेशन को ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए यही है कि स्ट्रिक्टली जो है वो गवर्नमेंट के बाई लॉज जो हैं, जो बिल्डिंग कोड्स हैं, वो फॉलो किए जाएं, तो उसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ कर सकते हैं। क्योंकि क्वेक्स जो है वैसा फिनोमिना है जिसे आप रोक तो सकते नहीं, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये फरमाइए जाहिद साहब कि अब जब हम देख रहे हैं कि ज़लज़ले एक महीने में तकरीबन 10 आए हैं, 4 शदीद ज़लज़ले थे, फिर हमने देखा कुछ सालों से मुसलसल सैलाब आ रहे हैं, ये जो कुदरती आफात हैं, तारीख हमें क्या बताती है? इनमें अब तेजी आई है, तवातुर आया, या तारीख में इसी तरह से होता रहता है? नहीं, बिल्कुल। आप हमारे पास जो पिछले 2000 साल का डाटा है अपने कंट्री का, और उसमें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे माने मॉनिटरिंग जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो उससे यूँ लगता है जैसे कि क्वेक्स जो है वो ज्यादा आना शुरू हो गए। हालांकि ऐसी बात नहीं है, अर्थक्वेक्स जो है वो पहले भी आते थे, लेकिन ये है कि रिकॉर्ड नहीं हो पाते थे, कैपेबिलिटी नहीं थी। तो हमारा जो 2/3 पोर्शन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो है ही अर्थक्वेक एरिया के अंदर वाक़या है, तो इसलिए जो है ये ठीक नहीं है कहना कि जी अब जो है वो उनके आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, बल्कि पहले भी आते थे और आगे भी इसी तरह ही सिचुएशन रहेगी। सही, यानी मजीद ज़लज़ले भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा शिद्दत के बारे में नहीं कहा जा सकता, और ये तारीख में हमें पता चलता है कि ऐसा पहले भी होता रहा है। बहुत शुक्रिया जाहिद रफ़ी, महकमा मौसमियात से इनका ताल्लुक, डायरेक्टर सेस्मिक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। गौर तो किया जाए, तवातुर से आने वाले ज़लज़ले बता रहे हैं खुदा खामोश नहीं है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आज आने वाले ज़लज़ले की। उसकी शिद्दत कुछ ज्यादा नहीं थी, मगर इस सवाल ने हर किसी को जरूर परेशान कर दिया है कि पाकिस्तान में ज़लज़ले इतने तवातुर से क्यों आने लगे हैं। ज़लज़लों के आदाद शुमार पर नजर डालें तो सिर्फ अप्रैल के महीने में जमीन 10 बार से जायद हिलाई गई, जिसमें 16 अप्रैल को आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 7.9 थी। यूं तो इस ज़लज़ले से कराची समेत पूरा मुल्क लरज़ उठा, मगर शुक्र के इसका ज्यादा असर पाक ईरान सरहदी इलाके में था, जहां आबादी ज्यादा नहीं। सिर्फ 8 दिन बाद 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले ने फिर सबकी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द जारी करवा दिया। तवातुर से आने वाले इन ज़लज़लों को बहुत से लोग खुफिया हार्प नामी टेक्नोलॉजी का किया धरा करार देते हैं, जबकि कुछ के नजदीक ये ज़लज़ले इंसान के लिए खुदा की तरफ से पैगाम है, जो इंसान को बता रहे हैं कि इसकी असल हकीकत क्या है। ये जिंदगी जिसकी गहमा गहमियों में हम मौत के गुमान से कोसों दूर रहते हैं, दुनिया कमाने में इतने मगन के एक दूसरे का हक मारते हैं, इंसाफ का खून करते हैं, ये ज़लज़ले इसी का नतीजा है। पाकिस्तान के हालात पर नजर दौड़ाएं तो ये बात कुछ ऐसी गलत भी नहीं। ये हम ही हैं
जो अपनों पर क़यामतें तोड़ते हैं, यतीमों के माल पर कब्जे को हक जानते हैं, इक़्तिदार की हिर्स में पूरी कौम बेच डालते हैं, दहशतगर्दी के नाम पर अपने ही भाइयों को आग में जलाते हैं, खून में नहलाते हैं। हमें ना बेवाओं पर टूटने वाली क़यामतों की फिक्र, ना यतीमों की चीखों का हम पर कोई असर। माओं की गोदें उजड़े या घरों के घर वीरान हो, सभी हमारी वहशी तबीयत के सुकून का सामान है। हमें किसी का खौफ है न डर। जब अमाल ऐसे होंगे तो फिर जमीन झंझोड़ी जाती है। क्या अब भी मोहलत बाकी है? क्या इन ज़ल्ज़लों से मिलने वाले पैगाम का हमें कोई एहसास है भी या नहीं? इस पर बात होगी। हमारे साथ हैं औरिया मकबूल जान साहब, दानिश्वर, तज्ज़ियाकार, कॉलम नवीस हैं। और ये सब क्या वाकई अल्लाह की तरफ से इन ज़ल्ज़लों को तंबीह कहा जाए? लेकिन अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक में कहा है कि हम बड़े अजाब के आने से पहले आपको झंझोड़ते ज़रूर हैं, छोटा अजाब आप पर ज़रूर आता है। और छोटे अजाब की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेफिनेशन किया कुरान के हवाले से, जो 3 मुख्तलिफ अजाब हैं कि कुल वल क़ादिरु अला यबअस अज़ाबुम मिनकुम फ़ौक़कुम, कि तुम्हारे ऊपर से अजाब ने नाज़िल करूँ जो तहत अर्जुलकुम, जब पाँव करें। तीसरा अजाब सबसे छोटा कहा है कि तुम्हें एक दूसरे में तकसीम करके गर्दनें कटवा कर एक दूसरे की ताकत का मजा चखाऊं। हम उस अजाब में आप देखें कितने अरसे से हैं, कम से कम 15-20 साल हो गए। ऊपर का अजाब सैलाब ये बात देख रहे हैं, नीचे सैलाब का भी देख लिया हुआ है, ज़ल्ज़ले की सूरत भी देख लिया हुआ है। अब मसला पता क्या है? मसला सारा ये है कि इस कायनात के अंदर हमने ये तसव्वुर कर लिया है कि जो हमारी परसेप्शन में आता है, हवा से खमसा में आता है, वही चीज़ है। जब इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला की बहुत सारी ऐसी फोर्सेज है जो काम कर रही हैं। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप एक जीते जागते आदमी हैं, मैं आपकी 5 आवाज़ खमसा को ख़त्म करने के लिए एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगाता हूँ, बेहोश कर देता हूँ, जिसमें आप चीट फाड़ कर लेते हैं, आपको ठुड्डे मारता हुआ मैं चेयरिंग क्रॉस तक ले जाता हूँ। 10,000 विटनेसेस हैं उसके, लेकिन तमाम विटनेसेस को अल्लाह कहता है कि हमने उनकी ज़ुबानें बंद की हुई, एक दिन खोलेंगे हम उनकी ज़ुबान। वो तमाम ज़ुबानें बंद हैं, वाक़या हो चुका है, लेकिन आपकी तारीख में वाक़या नहीं है। आपकी तारीख में एक अजीब व गरीब सी चीज़ है कि जो अनहोनी सी हो गई हुई है। ये वो अनहोनियाँ हैं कि जो इस कायनात के सरबस्ता राजों में से होती हैं, जिनको अल्लाह ताला नहीं खोलता, सिर्फ बताता है कि क्या वजह है कि ज़मीन जुम्बिश में आती है। ये जो कॉन्सेप्ट शायद हमारा है कि नहीं, ये एक साइंटिफिक बस चीज़ है, कुदरती तौर पर ये कुछ होता रहता है, तारीख में भी होता रहा है, और क़यामत का एक दिन मुतय्यन है, उसी दिन हिसाब होगा, उससे पहले तो देखें रिटन तारीख जो है ना, ये 1000 साल से पहले की नहीं है। उससे पहले तमाम तर तारीखें जो है इंसान मजहबी किताबों से आई हैं। बरसगीर पाक हिंद में वेद, पुरानी तारीख जिसमें वो जो पुरानी कौरव पांडव की जंगी है, सारा कुछ। अल-बैरूनी तो अभी आया है ना, 4000 साल पहले उसने लिखी तारीखें। तौरात के अंदर मौजूद है, इंजील के अंदर मौजूद हैं, और कुरान पाक के अंदर मौजूद। वो तमाम वाक़यात अल्लाह ने सराहतन बताए और वजह बताएं। वजह ये है कि वजह क्या है? अगर वाकई ये तमाम अज़ाब उठाएं, अल्लाह ने अपने इनकार के ऊपर कभी भी अज़ाब नाज़िल नहीं किया। वो कहता मैं देख लूंगा तुमको। कहाँ पे अज़ाब आया? कम मत तोलो। कहाँ पे अज़ाब आया? तुम ऐसी, ये तो आम बात है हमारे यहाँ। तो और आप अंदाजा करें कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है कि जिस वक्त अक्सरियत मेरे खिलाफ हो गई तो फिर हमने अकलियत को निकाल लिया। अक्सरियत ये फैसला करती थी, डेमोक्रेटिकली फैसला करती थी कि शुएब तुम जो कुछ कहते हो हम सारे के सारे जो है हम मोरे तस्दीक सब्त करते हैं कि कम तोलना जायज है। और अल्लाह 1700 लोग थे सिर्फ शुएब अलैहिस्सलाम के पास, बाहर निकल गए। और अल्लाह ताला फिर जब अक्सरियत ये फैसला कर लेती है तो अल्लाह ताला का अज़ाब उस पर नाज़िल होता है। हमारे यहाँ क्या ऐसी कमियां हैं? अगर ये बात दुरुस्त है, जिस तरह हमारे ईमान का हिसाब कह रहे हैं कि अजाब से पहले, बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब मैं लेकर आता हूँ, कुरान मजीद इसकी गवाही देता है। क्या नाप तो लेख, क्या मल्ला यरहम ला युरहम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस पे रहम, जो रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाता। क्या हमसे रहम भी उठ गया दिलों से? हमसे रहम उठ गया हुआ है। हमने इंसानों के दरबार हम किस नाम पे हम कत्ल नहीं करते? जुबान के नाम पे हम कत्ल करते हैं, रंग के नाम पे हम कत्ल करते हैं, फिरके और मजहब के नाम पे हम कत्ल करते हैं। हमारे यहाँ कत्ल एक बिल्कुल जायज सी चीज बन चुकी हुई है, एक रूटीन। नहीं, लेकिन सवाल फिर यह आएगा कि वो जो लोग मजलूम हैं, क्या उन पर भी फिर यकसा तौर पर अज़ाब आ जाता है? देखें, पहली बात तो ये हम ये समझते हैं मर भी तो कोई रहा है, उसके भी खानदान है, कुछ लोग नेकियां भी कर रहे हैं। की डेफिनेशन अज़ाब ये है कि पूरी कौम पे आता है। अल्लाह ताला, हम ये समझते हैं कि ये दुनिया का सारा सिस्टम जो है ना वो यही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये गिलास है, ये इस कमरे में पड़ा हुआ है, आप इसको उठा के दूसरे कमरे में रखते हैं कि आपको कोई परेशानी होगी? नहीं होगी। अल्लाह अपने कुछ बंदों को उठा के यहाँ से अगले जहान ले जाता है। मैं अगर नेक अमाल करता हूँ तो क़यामत के दिन मेरा नेक अंजाम होगा, मैं अगर बुरे अमाल करता हूँ तो मेरा अंजाम बुरा होगा। अज़ाब का मतलब होता है कि सबको यहाँ से ले जाओ, वहां पर जिसका अंजाम
अच्छा होगा अमाल की बुनियाद पे होगा, वहां पर जिसका अंजाम बुरा होगा अमाल की बुनियाद पे। हम ये समझते हैं फैसला हो गया, ये फैसला नहीं हुआ, ये बेसिकली वाइंडिंग अप है। ये कैसे रुक सकते हैं? अगर ये अल्लाह ने अगर ये सिर्फ साइंसी फिनोमेना नहीं है, अमाल की वजह से है, तो कैसे हम अल्लाह ने एक ही रास्ता बताया है, कत्ल व गारत? अल्लाह ने एक ही रास्ता बताया है और वो है इस्तिग़फ़ार, और अंबिया ने इज्तिमाई इस्तिग़फ़ार किया। और कुरान पाक में अल्लाह ने कहा है कौन सी ऐसी कौम है जो अजाब से बची है सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम के, इसलिए कि वो पूरी की पूरी कौम जो थी वो सजदे में गिर गई थी। उसने कहा था अल्लाह ताला हमसे अजाब डाल। हमें एहसास है इस चीज का? हमें बिल्कुल एहसास, हमें कत्तन कोई एहसास नहीं। और आप अंदाजा नहीं कर सकते कि बुजुर्ग मुद्दतों, मैं खुद 2-2.5 साल से 3 मुख्तलिफ अजाबों के बारे में लिखता आ रहा हूँ, 2 के बारे में तो वाज़े तौर पर इस कौम ने देख लिया, और रहता है सल्सले के बारे में मुख्तलिफ किस्म की वार्निंग्स, मुख्तलिफ किस्म की जो कुरान के हवाले से, बाकी जो कि खुदा के लिए अमेरिका से माफी मांग लेते हो, बलोचों से माफी मांग लेते हो, बंगालियों से जाके माफी मांग लेते हो, किसी और यार अल्लाह के सामने झुकते हुए तुम्हें शर्म आती है? तुम्हारा गुरूर इस हद तक बढ़ चुका है कि तुम अल्लाह के सामने झुक नहीं सकते हो? क्या तुम बाहर निकल के कहोगे क्यों? वजह क्या नहीं कर रहे, वजह क्या बहुत अच्छे हैं, हमें जरूरत नहीं है। वजह क्या है? वो कहेंगे जो नॉन साइंटिफिक हो गए हम लोग, हम अल्लाह के सामने एक अनदेखे आदमी शख्सियत के सामने झुक जाए, हमारे आंसू अल्लाह के सामने, चीफ मिनिस्टर के सामने जाके हाथ बांध के माफिया मांग लेते हैं, सदर के सामने जाके मांग लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर के सामने मांग लेते हैं, पटवारी के सामने मांग लेते हैं, एसएचओ से जान छुड़ाने के लिए मांग लेते हैं, अल्लाह के सामने मांगते, क्योंकि हम तनी हुई गर्दनें हमारी ऐसी। सिर्फ जल्जला है तो ला इलाहा का विर्द करते सिर्फ हुए उस वक्त करते हैं जब बच जाते हैं। अल्लाह कहता है जब मैंने बचा लेता हूं तो फिर कहते हैं ये तो मैं अपनी तदबीर से बच गया था। अल्लाह खास तौर पे अल्लाह कहता है अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, जब ये लोग ऐसा कर रहे होते हैं अल्लाह उनकी हंसी उड़ा रहा होता है, वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, और उनको उनके हाल पे छोड़ देता है। किस तरह कौम को एहसास आएगा खुद से, लोगों को इंडिविजुअली, या क्योंकि हमारे तो मसाइल कुछ और हैं, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, दहशत गर्दी, हमें तो इन चीज़ों का ख्याल नहीं कि ज़ल्ज़ला आया और बस बात खत्म हो गई, वो आया था गुजर गया, बस शुक्र है हम बच गए, ये तो होता रहता है। देखिए हम उस सारे काम के पीछे पड़े हुए हैं कि जिस काम का जिम्मा अल्लाह तबारक तआला ने खुद लिया हुआ है। बार बार मिसालें देख के कहते हैं कि तुमने कभी परिंदों को नहीं देखा सुबह मेरे भरोसे के ऊपर निकलते हैं, रिस्क पेट भर के वापस आते हैं। रिस्क का जिम्मा अल्लाह तबारक तआला ने खुद लिया हुआ है। हम कहते हैं कि नहीं हम तुम्हें देंगे, हम कहते हैं हम कमाएंगे, एफर्ट्स करो। कितने लोग हैं जो रोज निकलते हैं और उसके बाद उनको रिस्क नहीं मुयसर आता, और कितने लोग हैं जिनको रिस्क मुयसर आ जाता है। तवक्कुल बुनियादी तौर पर, सूफिया से किसी ने पूछा, जुनैद बगदादी से पूछा कि तसव्वुफ क्या चीज़ है, कहा तवक्कुल ही तसव्वुफ है। जो बंदा इस बात पे तवक्कुल कर लेता है कि मुझे रिस्क अल्लाह तबारक व तआला ने देना है, मुझे अजाब से अल्लाह तबारक व तआला ने बचाना है, मुझे इस जिंदगी के अंदर सुरखरू अल्लाह ने, जो इस बात पे तवक्कुल कर लेता है कि तोतुल मुल्क मन तशा व तंज़िल मुल्क मन तशा। वो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का जो वाक़या है, जो मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया कि वो ज़ल्ज़ले की कैफियत आ रही है और वो अपने 2 वाक़यात ज़मीन पर एक रखते हैं, कोड़ा मारा क्या उम्र तुम पे इंसाफ। इसकी वजह ये है, आप देखिए कुरान के अंदर अल्लाह वाकई में चाहता हूं आप दोहरा दें कि वाकई ये था कि जमीन एक दफा मदीना में ज़ल्ज़ला आया तो आपने कोड़ा मारा जमीन पे और कहा जमीन क्या उम्र तुम पे इंसाफ नहीं कर रहा। और दूसरा वाकया बड़ा कमाल का है कि नील के ऊपर कुर्बानी दिया करते थे ताकि रोज बकरे की और बकरों के और खुद की, कि ताकि ये नील जो है ये दरिया बहता रहे। तो उन्होंने लिखा कि साल दरिया की कुर्बानी हम देने कितना, आपने खत लिखा और कहा नील अगर तुम अल्लाह के हुक्म से बहता है तो हमें किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं, और अगर तुम किसी और वजह से बहता है तो हमें तुम्हारे पानी की जरूरत नहीं। यानी एक हुक्मरान नेक साले ईमानदार मुंसिफ हो तो ज़ल्ज़ले भी रुक सकते हैं। ये एक साले इंसान की ताकत है। अल्लाह के यहाँ इस कायनात के अंदर बुनियाद इंसाफ है। इंसाफ हमें रहा नहीं, नाप तोल में हम कमी कर रहे हैं, रहम हमसे उठ गया, फिर ज़ल्ज़ले ही आएंगे। और ये मकबूल जान साहब दानिश्वर तज्ज़ियाकार कॉलम नवीस हमारे साथ हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। कराची में हमजा का कत्ल बता रहा है नौजवान नस्ल खराफात का शिकार हो रही है। समाजी निजाम के रखवालों को अपने आमाल का जायजा लेना होगा। नौजवान नस्ल किस डगर पर चल निकली है? अखलाकी इन्हितात बढ़ता जा रहा है। बेरा रवी अदम बर्दाश्त का मर्ज नौजवानों को पूरी तरह अपने शिकंजों में जकड़ चुका है। इंतबाकारियों के मुजाहरे रोज ही कहीं नजर आते हैं। कराची का शाहजेब इन्हीं रवैयों का शिकार हुआ। 17 साला हमजा के कत्ल के ताने बाने भी इसी से जोड़े जा रहे हैं। पुलिस की तफ्तीश के दौरान जो कहानी सामने आई है, इसके मुताबिक हमजा की अपनी एक क्लास फेलो से दोस्ती थी।
उसी लड़की को शुएब नामी एक लड़का फोन पर तंग करता था, हमजा को छोड़कर अपने उससे दोस्ती के लिए मजबूर करता था। इस लड़की ने यह बात हमजा को बता दी। हमजा ने शुएब को फोन करके खूब बुरा भला कहा, उसकी शुएब से खूब मुंह मारी हुई। इसी दौरान पता चला कि हमजा के कुछ दोस्त शुएब को जानते हैं। इन मुश्तरका दोस्तों को दरमियान में लाया गया और सुलह सफाई की बात शुरू हुई। हमजा अपने 2 दोस्तों के साथ शुएब से सुलह के लिए एक निजी कैफे पहुंचा, जबकि शुएब अपने गनमैन के साथ आया। बात शुरू हुई तो फिर तल्ख कलामी हो गई, बात हाथापाई तक जा पहुंची। शुएब ने अपने गार्ड को कहा कि हमजा को गोली मार दो। इस गार्ड ने भी बगैर सोचे समझे हमजा पर फायरिंग कर दी। हमजा जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। शुएब और इसका गार्ड दोनों फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और हमजा को अस्पताल पहुंचाया गया, मगर उसकी जान न बचाई जा सकी। हमजा कब्र में उतर गया, मगर अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गया। वो खौफनाक सवाल जिसका सामना करने से समाजी निजाम के रखवाले कतराते हैं। जिंदगी का वो रुख जिससे आंखें चुराई जाती हैं। क्या वालिदैन बच्चों को महंगे तालीमी इदारों में भेजकर अपने तमाम फराइज से बदजिम्मा हो जाते हैं? सवाल यह भी अहम है कि अच्छी तालीम के नाम पर महंगे इदारों में मखलूत तालीम क्या गुल खिला रही है? नौजवानों के हाथ में टेक्नोलॉजी इन्हें किन खराफात का शिकार कर रही है? इस पर बात होगी। हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे बाबर सलीम, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बाबर, ये बताएं कि कराची के स्कूल कॉलेजेस में माहौल है क्या जहां बच्चे इस तरह से आपस में लड़ झगड़ रहे हैं? उसामा, देखिए, को एजुकेशन मैं ज़ाती तौर पर मैं खुद पढ़ा हूँ को एजुकेशन में, फ्रॉम मॉन्टेसरी टू माई यूनिवर्सिटी। मैंने तमाम तालीम को एजुकेशन में हासिल की है। को एजुकेशन जो है वो इतना बुरा निज़ाम नहीं है जिसके ज़रिए जो है वो माशरे में जराइम बढ़ रहा हो। इसमें पढ़े हुए बच्चे यकीनी तौर पर कंपैरेटिवली कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि इस निज़ाम के अंदर जो खराबियाँ हैं उनको कैसे दूर किया जाए, और इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स यानी कि बच्चों के वालिदैन, टीचर्स, असातिज़ा जो हैं, और उसके साथ साथ वो निज़ाम, वो एनवायरनमेंट जो कि इस सोसाइटी में डेवलप हो रहा है, गैर मुल्की फिल्मों को देखकर, कराची में असलहे की भरमार को देखकर, और एक दूसरे से सबकत ले जाने की गैर मंतकी कोशिशों के जरिए जो बुराइयां इस खाम के जरिए जनरेट हो रही हैं, उनको दूर करने की जरूरत है। जिस केस का इस वक्त हम और आप तस्करा कर रहे हैं, इस केस में भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं। एक लड़की है जिसको 2 लड़के पसंद करते हैं, उनके आपसी तनाजे में फायरिंग हो जाती है। आपने अपने इंट्रो में एक चीज कही है कि गार्ड से कहा शुएब ने कि फायरिंग कर दे। जो पुलिस है वो इसको डिनाई कर रही है। इस वक्त पुलिस ने इनिशियली तो ये कहा था कि शुएब की जानिब से हिदायत दी गई गार्ड को फायरिंग के लिए, लेकिन अब पुलिस ये कहती है कि शुएब का जो गार्ड है उसने आज खुद फायरिंग की है। 6 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए हैं, वो गिरफ्तार नहीं हो सका है। ये बताएं, टेक्नोलॉजी तो अब आई है, इसके भी असरात गलत पड़ रहे हैं, और जो असलहे की भरमार है, अब सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और इतनी मामूली सी बात पर फायरिंग हो रही। देखिए, मैंने अभी कहा कि एक दूसरे से सबकत ले जाने की गैर मंतकी कोशिशें कम से कम कराची की सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ बुलंद हो रही हैं। एक तरफ सड़क पर वो बच्चा होता है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और उसी सड़क से जो है वो जमीन से 5 फीट ऊंची गाड़ी सिक्योरिटी गार्ड से भरी हुई गुजर रही होती है। तो माशरे में जो अमीर और गरीब का फर्क बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक तो ये बड़ी वजह है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी गलती है वो वालिदैन की तरफ से ये है कि हम महंगे और ऊंचे स्कूलों में भेज देने के बाद शायद ये समझते हैं कि बच्चे की तरबियत का मुकम्मल निजाम जो है वो अब स्कूल के हवाले हो गया है। हकीकत यह है कि 8 घंटे से 9 घंटे बच्चा स्कूल में तालीम हासिल करता है, लेकिन उस तालीम के बाद जो तरबियत की जिम्मेदारी है वो शायद वालिदैन की है। और हम गैर मुल्की फिल्मों के जरिए, बेमंतकी गैर मंतकी ड्रामों के जरिए जिस किस्म की इंजेक्शन बच्चों को दे रहे हैं, एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है बाबर, मेरे पास वक्त कम है क्योंकि औरिया साहब से भी हमें बात करनी है। आखिर में आपसे सवाल ये पूछूंगा, सिक्योरिटी गार्ड की बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि 130 से भी ज्यादा कंपनियां रजिस्टर हो चुकी हैं, उनकी कोई तरबियत नहीं है। वो इस तरह की बात पर उसने क्यों फायरिंग कर दी? अगर बच्चों का झगड़ा था तो किसी भी मामूली बात पर इतना असलहा कराची में आम हो गया है, बत्ताखोरी है, दीगर जराइम है कि जो भी साहिब हैसियत है वो अपनी हिफाजत भी खुद कर रहा है और इस किस्म के सिक्योरिटी गार्ड है। देखिए जी, कराची पुलिस के पास नफरी नहीं है, रेंजर्स के पास हिदायत नहीं है, फौज का मैंडेट नहीं बनता कि वो अंदर आके काम करे। तो इसके बाद ये लाजमी सूरत हाल है कि प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां जो हैं वो फलेंगी फूलेंगी, और उसके बाद वो तमाम लोग जिनको असलहे की तरबियत नहीं है या असलहे के बारे में नहीं पता, वो भर्ती भी होंगे और ऐसे वाकयात भी सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया बाबर सलीम। इसका एक और पहलू भी है औरिया साहब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है, क्या हम अपने बच्चों की तरबियत दुरुस्त कर रहे हैं? ये जो मखलूत निज़ाम तालीम है, क्या ये हमारे माशरे के लिए दुरुस्त है? टेक्नोलॉजी का असर क्या हम सब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन से हमने निसाब तालीम को उस पर तवज्जो देनी छोड़ दी है, हमारी तबाही का सफ़र का आगाज़ हो गया। निसाब तालीम बुनियादी तौर पर स्कूलों के अंदर दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसने किसी दूसरे की ज़ुबान में इल्म हासिल की और तरक्की की। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप अपनी रिवायात के मुताबिक इल्म हासिल करते हैं,
उसी रवायात के मुताबिक कहानियाँ पढ़ते हैं, उन्हीं रवायात के मुताबिक आपके अखलाकी अक़दार पैदा होती हैं। 1924 के अंदर आके कहीं मखलूत तालीम आई है बरतानिया के अंदर। ऑक्सफोर्ड में 2 कॉलेजेस थे, जो ऑक्सफोर्ड का जो ब्रिज है ना, एक गर्ल्स कॉलेज अलहदा होता था और बॉयज़ कॉलेज अलहदा होता था। लेटर ऑन आई और उन्होंने को एजुकेशन बहुत लेटर पीरियड्स के अंदर शुरू की गई। उसके बाद भी सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो माशरे में क्राइम आया है, एवरी सेकंड मिनट एक औरत रेप होती है अमेरिका के अंदर। 3 से 3,500 औरतों को इसलिए कत्ल किया जाता है। कौन कत्ल करता है? उनके एक्स बॉयफ्रेंड्स कत्ल करते हैं कि ये मुझको छोड़ के कुछ 3-3,500 औरतें हर साल। ये क्या वजह है? उसको कोई कारोकारी नहीं कहता, इसके लिए कि उस बुनियादी तौर पर उन्होंने समझ लिया हुआ है कि इस माशरे के जिसे कहते हैं हैजर्ड्स, प्रोफेशनल हैजर्ड, जो भी हैजर्ड्स हैं कि जिनको हमें बर्दाश्त करना है। क्या हमें भी वैसे ही हैजर्ड्स बर्दाश्त करने हैं? मुझे बचपन से अखलाकियात का दर्स दिया गया था। जब मैं पढ़ता था, कहानियाँ पढ़ता था, मैं बचपन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कहानी पढ़ता था, मैं जुनैद बगदादी की कहानी पढ़ता था, मैं किसी और नेक आदमी की कहानी पढ़ता था। बच्चा क्या कहानी पढ़ता है? सिंड्रेला पढ़ता है, जो घर से झूठ बोल के घर बाहर निकलती है, और एक मोहब्बत की कहानी है। बच्चा किंग लियर पढ़ता है, बच्चा जनाब क्रिसमस कैरल पढ़ता है, बच्चा वो पढ़ता है कि एक जनाब सिपा सलार की बीवी के साथ इश्क किसका हो रहा है? बादशाह का हो रहा है। ये जो वीडियो गेम्स हैं, मूवीज हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल, ये तो चलो आप एक्सेस रोक भी लें, स्कूल के बच्चे यार ये तो एक्सेस रोक भी लें, लेकिन जिस स्कूल में आपको भेज रहे हैं क्या? अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंप्रेशनेबल एज के अंदर आप उसकी आप लोग तस्वीरें देख लें, आप हैरान होंगे कि टीचर की जो तस्वीर बनाई होती है वो लो नेक वाली एक औरत की बनाई होती है, जो कार्टून टाइप तस्वीर बनाई होती है, उसने स्कर्ट पहना होता है। लेकिन क्या करें, तालीम फिर कैसी दिलवाएं? अच्छे स्कूलों में भेजते है हैं कि ताकि ये नौकरी अच्छी मिल जाएगी। गवर्नमेंट बड़े स्कूल है है कि ये बुनियादी तौर पर हमें खड़े होना पड़ेगा। इस मुल्क में प्राइवेट तौर पे 2 औरतों ने ये तालीमी निज़ाम अंग्रेजी किया है, एक कुछ कुजूरी साहब की मिसेस और एक उनकी बहन, ठीक है, एक ने सिटी स्कूल खोला, एक ने बीकानेर। क्या आप 2 मर्द उनके मुकाबले में इंसानों वाले बेहतरीन तालीम वाले अदारे नहीं काम कर सकते थे? हमने नहीं किया काम भाई। ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ये गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये पब्लिक ने खुद ऑप्ट करके जहर पिया है। क्या इस जहर के मुकाबले में हम तरियाक नहीं दे सकते? और हमें एहसास भी नहीं है अपने बच्चों की तरबियत, हमने बस स्कूल के हवाले कर दिया है, घरों में पेरेंट्स देख नहीं रहे क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। नतीजा आपको 10 साल बाद पता चलेगा। वो बच्चा जब पता लग रहा है, और 16-17 साल के बच्चे जिन बातों पर के उस लड़की से दोस्ती, उस पर लड़ रहे हैं, ये तो यहाँ की बात है। ये आप यहाँ आपका मुल्क खाली हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि बच्चे को आप पढ़ाते हैं एक ऐसी, आप यहाँ पर बर्फ होती नहीं, आप उसको 7 डॉफ और स्नो वाइट की कहानी पढ़ा देते हैं, आप उसको जनाब उसका सांता क्लॉज पढ़ा रहे होते हैं। वो जब आप गाड़ी बेच के, घर बेच के उसको ऑक्सफोर्ड बेचते हैं तो कहता है मैं तो अपनी ख्वाबों की सरजमीन में आ गया हूँ। उसका फिर मुल्क वापस आने को जी नहीं जाता। वो लिखता है कि पापा द एजुकेशन व्हिच आई हैव रिसीव्ड हैज नो कंसर्न, नो यूटिलिटी इन माय कंट्री। मैं वहां जाना ही नहीं चाहता हूँ। ये इसलिए कि बचपन के ख्वाब उसने उस सरजमीन के देखे होते हैं, उसने वही तरह के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लफ्ज़ सीखे होते हैं, उसने वही तरह के आई लव यू सीखे होते हैं। हमें अपनी तालीम और तरबियत जो है बच्चों को बेहतर बनानी होगी, ठीक करना पड़ेगा, अपनी बुनियादों को देखना होगा, तभी हम ऐसे वाकयात से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।